वेलकम टू माय चैनल। और आज हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के क्विक रिवीजन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वही है, 2 पॉइंट रहेंगे, एक तो +2 क्लास के हिसाब से और एक कम्पिटिटिव एग्जाम। यहाँ से तो कोई न्यूमेरिकल आता नहीं, क्यों? क्योंकि बिल्कुल बेसिक होता है, इस वजह से। सही है। तो बस अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? मतलब सिंपली कह दो कि जहाँ पर लेटर यूज हो, या फिर एक डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हो यहीं पर, मतलब जहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म हो, मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। केवल 3 ऑपरेशन की बात होती है। सही है। बस इसके बाद मैट्रिसेस का मतलब अपनी लैंग्वेज में किस तरीके से डिफाइन करना होता है, ठीक है ना। तो मैट्रिसेस क्या होता है? अगर मैं तो मतलब डेली लाइफ के हिसाब से बात कर दो तो जैसे लेन देन की चीज़ें आपस में, ठीक है ना, इस हिसाब से बात कर सकते हो। या फिर जैसे कंप्यूटर के हिसाब से बात करो तो वो लोकेशन होती है कोऑर्डिनेट की, ठीक है ना। तो मतलब वो डिपेंड करता है। सही है। मैथमेटिकली इसी को क्या कह सकते हो आप? जैसे मतलब ये कह देना कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है ना, या फिर एलिमेंट अपनी चॉइस है, ठीक है ना। ये डेफिनेशन रहेगी। और यहाँ पर बिल्कुल बेसिक पॉइंटों की बात होती है। देखो किस तरीके से। सबसे पहले तो यही कि मतलब रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं। कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी ऑर्डर हो, तो ऑर्डर क्या होता है? किसी मैट्रिक्स का एम क्रॉस एन से लिखा जाता है। एम का मतलब होता है नंबर ऑफ रो, लेफ्ट से राइट, ठीक है ना, जितनी भी हो। जैसे मान लो 3 है, ठीक है ना। और ऊपर से नीचे मतलब वर्टिकल, उनका नाम होता है कॉलम। सिंपल सा लॉजिक है। सही है। ऑर्डर के बाद बात डायरेक्ट आ जाती है टाइप्स के ऊपर। सही है। बस यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बस कुछ नहीं, एक कंडीशन बता दो या फिर कहो क्रोनोलॉजी को समझ लो, मतलब एक एक स्टेप। सही है। तो देखो किस तरीके से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले, ठीक है ना, वैसे देखा जाए एक होती है रो मैट्रिक्स, ठीक है ना। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है? जिसमें केवल एक सिंगल रो, जैसे मान लो ये है, समझने के लिए मतलब 1/, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मतलब कॉलम कितने भी हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। रो मैट्रिक्स ये होती है जिसमें केवल एक रो। इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक कॉलम हो, तो मतलब यहाँ पर कुछ हो, यहाँ पर एक होना चाहिए। ऑर्डर के हिसाब से बात हुई थी। सही, मतलब बेसिक यूज कर लिया करो और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में एक कंडीशन बढ़ा देना। तो देखो सबसे पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसमें m और n बराबर ना हो। सिंपल सा लॉजिक है, m और n बराबर ना हो, मतलब रो अलग है कॉलम अलग है, ठीक है। इसके बाद इस ई के अंदर एक कंडीशन बढ़ा दोगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाएगी। स्क्वायर में m और n बराबर होती है। सिंपल सी बात है। सही है। इसके बाद तो स्क्वायर मैट्रिक्स में एक कंडीशन फिर से अप्लाई कर दो तो हमें मिल जाती है डायगोनल, ठीक है ना। तो समझने के लिए देखो किस तरीके से। तो जैसे हम बात कर रहे थे डायगोनल की, ठीक है ना। डायगोनल का मतलब होता है उसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है ना, नॉन डायगोनल एलिमेंट, वो सारे के सारे जीरो होते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, समझने के लिए इस बात को, चलो हमने 2/2 की ले ली, ठीक है ना। तो डायगोनल एलिमेंट जैसे ये है, कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर, ठीक है, लेकिन नॉन डायगोनल ये वाले वो जीरो होंगे। तो डायगोनल का मतलब होता है ये, जैसे कोई भी मैट्रिक्स हो समझने के लिए, तो ये होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, या फिर कहो जैसे डायगोनल एलिमेंट। तो इस तरीके से। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। तो जैसे डायगोनल जैसे इस तरीके से थी वो, ठीक है ना। क्रोनोलॉजी मतलब सबसे पहले रेक्टेंगुलर इस तरीके से, ठीक है ना। एक कंडीशन बढ़ा देना आप। सही है। डायगोनल में ही एक कंडीशन बढ़ा दो तो आपको मिल जाते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर का मतलब होता है सिंपल सी बात है कि नंबर, इस बात का मतलब, लेकिन बराबर। जैसे समझने के लिए कि वो नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो रहेंगे इसमें भी, लेकिन जो ये थे ना डायगोनल एलिमेंट, या फिर इसी को प्रिंसिपल डायगोनल भी कहा जाता है। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होती है? एक लाइन होती है, ठीक है ना। मतलब जो डायगोनली, जैसे समझने के लिए ये है, एक लाइन का काम करती है समझने के लिए, उसको प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है, ठीक है ना। तो बस स्केलर क्या है कि सारे नंबर बराबर हो, जितने की भी हो। जैसे मान लिया हमने ये 3/3 के हिसाब से सोच रही थी, 4/4 भी हो सकता है। सही है। तो मतलब स्केलर मैट्रिक्स अपने आप डायगोनल हो जाएगी, तो मतलब, और डायगोनल मैट्रिक्स अपने आप स्क्वायर हो जाएगी, स्क्वायर अपने आप रेक्टेंगुलर हो जाएगी। अपोजिट ट्रू होगा, लेकिन रेक्टेंगुलर मतलब हर रेक्टेंगुलर स्क्वायर नहीं होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। स्क्वायर डायगोनल होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनका अपोजिट ट्रू मिलेगा आपको। सही है। तो ये क्रोनोलॉजी है। स्केलर में ही एक बढ़ा दो, मतलब उसका नाम होता है यूनिट मैट्रिक्स को, या फिर आइडेंटिटी।
सही है। तो इस तरीके से स्केलर में से तो कोई भी नंबर, यूनिट या फिर आइडेंटिटी, यूनिट का मतलब ही होता है जैसे मैथ में 1, तो सारे सभी की वैल्यू 1 होनी चाहिए, इस तरीके से। सही है। इसके बाद इसी में एक कंडीशन बढ़ा दो आप यूनिट और आइडेंटिटी में, ठीक है ना। तो इस तरीके, लेकिन ये वो कंडीशन यहाँ तक ही होती है, क्यों उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। मतलब ये एक वो क्रोनोलॉजी वाली बात करते हैं ना, मतलब एक कंडीशन बढ़ा दो अपने आप अगली कंडीशन मिल जाएगी। रेक्टेंगुलर एक बढ़ा दी इस तरीके से, ये पैटर्न मिल जाएगा आपको। सही है। अब इसके बाद कुछ और टाइप्स ऑफ होती है मैट्रिक्स, तो देखो किस तरीके से। तो जैसे फिर बात आ जाती है ट्रायंगुलर की, ठीक है ना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप की होती है, कौन सी, एक तो अपर एक लोअर, ठीक है ना। बस इनको समझने के लिए जैसे कोई भी मैट्रिक्स उठा लिया हमने, सही है। चलो मतलब ये हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, ये पता होना चाहिए आपको। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमेशा ही स्क्वायर होंगी, और वो बीच वाली कंडीशन भी सही है। बस अपर में सिर्फ स्क्वायर, डायगोनल भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अपर का मतलब क्या है समझने के लिए, यहाँ पर जैसे कि मतलब ये तो वो डायगोनल मैट्रिक्स थी, अपर में लोअर एलिमेंट 0 हो जाएंगे, सिंपल सी डेफिनेशन। लोअर में अपोजिट हो जाएगा, तो मतलब प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 बन जाएंगे, जितने भी हों, जैसे हम 3/3 के हिसाब से समझ रहे थे। और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सही है। डायगोनल कोई जरूरी नहीं है, डायगोनल में तो वो भी तो ऊपर वाले भी तो 0 होनी चाहिए थी, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है इस तरीके से। फिर एक बात आ जाती है जीरो मैट्रिक्स की, ठीक है ना। तो जीरो मैट्रिक्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट 0। तो इस बात का मतलब, तो इस बात का ये मतलब है वो, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है। रेक्टेंगुलर को समझने के लिए चलो हमने ये मान लिया, सही है। तो इसमें 2 रो हैं, ठीक है, और 3 कॉलम है, सही है। तो ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब m और n अलग अलग हैं, इस हिसाब से बात कर लो। तो मतलब जीरो मैट्रिक्स कब हो जाएगी, जब सारे एलिमेंट 0, सिंपल सी बात है, उसका नाम होता है जीरो मैट्रिक्स। सही है। इसी तरीके से जो मैट्रिक्स का कंसेप्ट है ना, चलो ये स्पेशल बात आ जाती है कि मैट्रिक्स अप्लाई कहाँ पर होती है, मतलब ये रियल नंबर पर ही बेस होता है, मतलब इसका बेस क्या है, या फिर मतलब ये कहाँ पर काम नहीं करेगी, कॉम्प्लेक्स नंबर पर, मतलब वो स्क्वायर रूट वाला केस, ठीक है ना। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव रियल नंबर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट की बात आ जाती है। जैसे डाटा है, ठीक है ना, सिंपली समझना हो, ठीक है ना। तो डाटा तो सिंपल सी बात है, एक नंबर ही होगा, सिंपल सी बात है। अपनी मतलब अपनी चीज़ें यूज कर लिया, जो भी मतलब दिमाग में बात आई, किसी भी तरीके से इन बातों को मतलब रीअरेंज कर लिया करो, सही है। अब उसके बाद एक ये टाइप आ जाती है कि कंपेरेबल मैट्रिक्स, ठीक है ना, और एक इक्वल मैट्रिक्स। तो कंपेरेबल का मतलब क्या है कि बस ऑर्डर बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें तो केवल ये कंडीशन चलेगी कि जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है, ये भी कोई जरूरी नहीं कि मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, रेक्टेंगुलर हो स्क्वायर हमें कोई मतलब नहीं। जैसे उसका ऑर्डर मान लिया 2/3 है, तो दूसरे का भी 2/3 ही होना चाहिए, तब हम कंपेयर कर सकते हैं, सही है। इक्वल मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, इक्वल मैट्रिक्स में 2 कंडीशन। पहली तो ये वाली कि मतलब ऑर्डर तो सेम होगा ही होगा, लेकिन जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है वो भी इक्वल होने चाहिए, सही है। तो सिंपल सी डेफिनेशन समझने के लिए, जैसे यहाँ पर 2 रो मान के चल रही है, चलो 3 मतलब चलो हमने ये वैल्यू सोच ली, अपने लॉजिक है, ठीक है ना, समझने के लिए लो कोई नंबर सोच लो अपने हिसाब से, सही है। तो बस यहाँ पर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट का मतलब है ये वाले बराबर होंगे। यहाँ पर जैसे मान लो y होता तो y इस वाले 1 के बराबर हो जाती, मान लो यहाँ पर -1 होता फिर y -1 के बराबर हो जाती। इक्वल मैट्रिक्स का ये मतलब होता है, सही है। इसके बाद सिर्फ एक काम की चीज आती है, और वो है मल्टीप्लीकेशन की, ठीक है ना, जहाँ से न्यूमेरिकल बनता है +2 क्लास में। बस उसमें सिर्फ एक छोटी सी बात याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, और वो है ये वाला, ठीक है ना, कि रो बाई कॉलम मेथड यूज होता है मल्टीप्लाई के लिए, या फिर इसको कह दो कि रो से कॉलम, तब भी आसान है, ठीक है ना, रो से कॉलम। लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए, क्या, जैसे कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है m/n, तो उसकी मल्टीप्लाई चलो हमने किसी से करनी है, किसी मैट्रिक्स से, तो कंडीशन पता है क्या, कंडीशन है ये कि यहाँ पर n होना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी हो, मतलब पहली मैट्रिक्स के तो कॉलम मतलब पहली के तो कॉलम और दूसरी के रो बराबर होनी चाहिए,
समझने के लिए इस चीज का अपोजिट कर दो। ये क्या, रो बाई कॉलम, मतलब रो से कॉलम, इसमें कॉलम से रो जाएंगे, मतलब ये चीज भी याद ना होती हो तो सिंपल सा लॉजिक है, मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होती है। सही है, ये काम की बात भी, मतलब यहाँ से 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। सही है, इस तरीके से। और जैसे जब वो मल्टीप्लाई वाली बात कही थी वो अधूरी थी, ठीक है ना, कंप्लीट कब होगी, जैसे यहाँ पर m/n लिखा था ना हमने, समझने के लिए कुछ इस तरीके से। सही है, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी, मतलब इन दो की मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी ना, उसका रिजल्ट या फिर को उसका ऑर्डर वो हो जाएगी m क्रॉस p। ये मेन बात है। दो चीजें होती है मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई पॉसिबल कब है, जब पहली के तो कॉलम और दूसरी के रो बराबर हो, और ऑर्डर क्या आएगा, पहली के रो दूसरे के कॉलम, इस तरीके से। बस सिर्फ दो बातें याद रख लेना मल्टीप्लाई में। और सबसे आसान तरीका बताता आपको कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, वो आप प्लेलिस्ट से चेक कर लेना। सही है, कि मतलब पहले एलिमेंट को मतलब समझने के लिए, चलो आपने इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना, तो समझने के लिए क्या है, यहाँ पर 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो अगले के अंदर 3 कॉलम होने जरूरी हैं। तो 3 कॉलम जैसे हमने मान लिए ये है, सही है, कॉलम तो ऊपर से नीचे है, इस तरीके से। सही है, तो बताओ यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी, तो यहाँ पर जैसे रो कितनी है, 2 है, ठीक है, कॉलम है 3, यहाँ पर रो तो 1 है, सही है, कॉलम हो गई 3, लेकिन होना क्या चाहिए था, इसकी रो होनी चाहिए थी, मतलब रो 3 होनी चाहिए थी। यहाँ पर चलो हम 1 के हिसाब से सोच लो, रो 3 बना ली, लो समझने के लिए, लो बताओ क्या इसके अंदर, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। सही है, और बस कुछ नहीं, सबसे आसान तरीका बताया था आपको, ये एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लेना इस बात को। सही है, मतलब मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, मतलब सबसे पहले पहली रो की दूसरे कॉलम, सबसे पहले पहली रो की पहले कॉलम के साथ, फिर इसी तरीके मान लो उसके अंदर 2 रो, चलो कुछ वैल्यू और सोच ली, ठीक है ना, फिर पहली रो की ही दूसरे कॉलम के साथ, मतलब इसका रिजल्ट किस तरीके से आ जाएगा कि वो एलिमेंटों की सबसे पहली, ठीक है ना, मतलब कुछ इस तरीके से, तो ये ऑर्डर हो जाएगा इस तरीके का, ठीक है ना। तो बस मल्टीप्लाई पहली रो की सबसे पहले पहले कॉलम के साथ, तो रिजल्ट क्या आएगा समझने के लिए यहाँ पर, ठीक है ना, कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंटों की मल्टीप्लाई करते चले जाना, 1 × 1, ठीक है, 2 की 2 के साथ, ठीक है, और 3 की 3 के साथ, और सभी को ऐड कर देना इस तरीके से। फिर पहली रो की ही दूसरे कॉलम के साथ हो जाएगी, उसका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा इसी तरीके से, मतलब वही कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई 1 × 1, 2 × 1, 3 × 1, सभी को ऐड कर देना तो 6 हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन है। इसी तरीके से ये रिजल्ट आ जाएंगे, मतलब दूसरी रो की पहले कॉलम के साथ दूसरे कॉलम के साथ यहाँ पर एलिमेंट आ जाएगा। सही है, और उसका ऑर्डर 2/2 होना चाहिए था। लो इस हिसाब से दो बातें मल्टीप्लाई पॉसिबल होती कब है, ठीक है ना, यहाँ पर इनटू का ही इस तरीके से। सही है, फिर उसके बाद एक चीज आपके लिए ये आती है ट्रांसपोज, ठीक है ना। ट्रांसपोज का आसान मतलब पता है क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जैसे उसका सिंबल ए, चलो ए मैट्रिक्स मान ली, तो उसका ट्रांसपोज का ये भी सिंबल हो सकता है, ए डैश भी कह सकते हैं इसको। सही है, और आसान तरीका एक लाइन बताई थी कि रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो में बदल दो, आसान तरीका सबसे, कि मतलब पहली रो तो पहली कॉलम में बदल देना। समझने के लिए ये चीज लिखी हुई है आपके लिए, ठीक है। तो इसका जैसे ये मैट्रिक्स ये मान ली एग्जाम्पल के लिए, तो ए का ट्रांसपोज निकाल लो, तो क्या करना है, पहली रो को उठा करके पहले कॉलम में, जैसे पहली रो ये है ना, तो पहला कॉलम ये हो जाएगा, कॉलम ऊपर से नीचे, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में बदल दो इस तरीके से। सही है, तो बस ये ट्रांसपोज का काम कर देगी, सिंपल सा लॉजिक है, बस इसमें सिर्फ रो को कॉलम में बदलना होता, कॉलम को रो में, इस तरीके से। सही है, इसके बाद फिर यहाँ पर दो चीजें आ जाती है, मतलब एक तो ये कुछ इस तरीके से कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सही है, तो बस इनकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। क्या, यहाँ पर तो ए का ट्रांसपोज प्लस ए के बराबर होगा, यहाँ पर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बार हो जाएगा। सही है, एक मैट्रिक्स में छोटी सी बात है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके, मान लो कोई मैट्रिक्स है, चलो कोई भी वैल्यू सोच लिया आपने, ठीक है ना, तो मान लो उसकी किसी मल्टीप्लाई करनी है, चलो 2 से करनी है, तो मैट्रिक्स में कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हर एलिमेंट से होगी, ये पता होना चाहिए। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करनी हो तो हर एलिमेंट के साथ, तो कैलकुलेशन के हिसाब से ये आ जाएगा। सही है, बस ये मेन बात होती है, हर एलिमेंट के साथ होगी कांस्टेंट की। सही है, तो इस तरीके से। इसके बाद
तो यहीं पर साथ के साथ दो चीज़ें और चलती हैं, ठीक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक में ही, ठीक है ना। एक तो क्या कि जो डायगोनल एलिमेंट है, जो डायगोनल एलिमेंट होंगे इसके, वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। एक दूसरी चीज़ यहीं पर स्क्यू सिमेट्रिक हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है ना। मतलब ये थोड़े से फिर भी प्लस पॉइंट कह सकते हो आप, ठीक है ना, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें, सही है। हाँ, इनके प्रूफ बिल्कुल चेक कर सकते हो आप, लिस्ट से चेक कर लेना जो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस है, वहाँ पर आपको इनके प्रूफ मिल जाएंगे, वो पहले डिस्कस हो चुके हैं इस वजह से, सही है। यहाँ पर केवल हम मेन पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं इस वजह से, सही है। तो एक स्पेशल बात चलो इतनी भी होती है, जैसे स्क्यू सिमेट्रिक है, पहली तो ऑर्डर है बराबर होंगे, चलो हमने 3/3 सोच लिया, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो वही होगी ना, एम और एन बराबर है ऑर्डर के हिसाब से, सही है। तो एक तो ये चीज डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे, लो लिख दिए, सही है। तो 3/3 ऑर्डर की जब मैट्रिक्स हो तो स्क्यू सिमेट्रिक लिखनी हो, पता है क्या खास बात होगी, अगर यहाँ पर ABC टाइप का पैटर्न है तो यहाँ पर -A -B -C आता है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें इनसे अलग है, ये पता होना चाहिए फिर भी आपको, सही है। और इसके बाद एक लास्ट चीज आपके लिए, ठीक है ना, एक न्यूमेरिकल आता है, मतलब कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में बदलो, की सिमेट्रिक मतलब सम ऑफ, इस तरीके का न्यूमेरिकल आता है कि सम ऑफ, ठीक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक लिख लो पहले या फिर आप, वो आपकी चॉइस है, एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि 1/2 इंटू A + A का ट्रांसपोज करना आपने, सही है। फिर इसी तरीके से 1/2 A - A का ट्रांसपोज करना है, लेकिन सम का मतलब, सही है। तो बस और वही है, =A, जो शुरू में A मैट्रिक्स गिवन होती है उसके बराबर भी रिजल्ट लिख देना, मतलब इस टाइप के न्यूमेरिकल मिलते हैं आपको, 4 मार्क्स में कह सकते हो, सही है। मतलब मार्किंग स्कीम के हिसाब से समझ रहे हो तो मतलब बिल्कुल बेसिक यूज होता है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं। और एक न्यूमेरिकल में एक स्पेशल बात होती है, मान लो जैसे कि कोई प्रूव करना हो न्यूमेरिकल, ठीक है ना, समझने के लिए A² समथिंग +8 लिखाओ, तो अपने आप समझ जाना वहाँ पर कॉन्स्टेंट अकेला नहीं होता, वहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, उसी ऑर्डर की होगी, उसी ऑर्डर की होगी। मतलब जैसे A मैट्रिक्स यहाँ पर समझने के लिए 2/2 है, तो आपने भी 2/2 की लेके चलनी पड़ेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, या फिर यूनिट मैट्रिक्स, नॉर्मली हम आइडेंटिटी की बात करते हैं इस वजह से, सही है। तो मतलब 2/2 मैट्रिक्स की मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हो जाएगी इस तरीके से, 2/2 ऑर्डर। 3/3 लिखनी हो, लो 111 नॉन डायगोनल 0 पुट कर दो, सही है। मतलब वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में नहीं वो क्रोनोलॉजी वाली बात कही थी, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी, स्केलर मैट्रिक्स भी, यूनिट मैट्रिक्स भी है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, सही है। तो बस, और नॉर्मली बात करो ना, सिर्फ 3 टाइप के न्यूमेरिकल आती है इस चैप्टर में से, एक तो ये, ठीक है ना, मतलब प्रूव करने के हिसाब से और कहाँ पर आइडेंटिटी मानना होता है, सही है। उसके बाद एक ये सम वाला, वो 4 मार्क्स में, और एक मल्टीप्लाई पॉसिबल कब होती है, मतलब वो बताया था ना वो ऑर्डर वाला कि पहले का ऑर्डर ये है तो दूसरे का ये होना जरूरी है, और नई जो उनका रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर M/P मिल जाएगा। सिर्फ ये 3 बातें मिलती हैं नॉर्मली आपको, सही है। तो ये है टोटल कंसेप्ट, तो इस तरीके से सही, मतलब बिल्कुल बेसिक यूज करो लेकिन डीपली, तो इस तरीके से सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।